मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। कौन लोग जाट कहे गए, आइए इस पर विचार करते हैं। नवपाषाण काल में मानवों ने शिकारी जीवन या खाद्य संग्राहक जीवन का त्याज्य करके खाद्य उत्पादक का जीवन जीना सीख लिया था। अर्थात उन्होंने दूध लेने के स्वार्थ में पहले पशुपालन किया, दुधारू पशु गाय और बकरी आदि पालना शुरू किया और फिर एक समय अंतराल के पश्चात कृषि भी करने लगे। विश्व के कई भागों में ईसा से 8000 से 7000 वर्षों पहले पशुपालन और कृषि कार्य शुरू हो गए थे, परंतु मध्य एशिया में ईसा से लगभग 5500 वर्ष पहले मानवों ने गाय, बकरी और अश्व आदि पालने आरंभ किए और घुमंतू चरवाहे का जीवन जीने लगे। मध्य एशिया की भौगोलिक स्थिति बहुत ही जटिल और कठिन है। वहाँ काराकोरम, किजिलकम और तकला मकान मरुस्थल हैं। बीच बीच में घास के वृक्ष रहित मैदान हैं। बड़ी बड़ी नदियां हैं, बड़ी बड़ी झीलें और सागर हैं। पामीर के पठार और त्यान शान पर्वत की श्रेणियां हिम से आच्छादित रहती हैं तथा उत्तरी मध्य एशिया पर हिमवृष्टि हुआ करती है। साइबेरिया के सन्निकट के भूभाग कुछ दलदली हैं। बताना ये है कि ऐसी विषम भौगोलिक परिस्थिति, ऐसी विषम भौगोलिक भूमि पर कृषि की अनुकूलता नहीं है। फिर भी ईसा से लगभग 5000 वर्ष पहले वहाँ चरवाहों ने कृषि की शुरुआत की। पुरातात्विक प्रमाणों के अनुसार प्रारंभ में खेती घोड़ों की सहायता से की जाती थी। घोड़ों पर ही सवारी करते हुए चरवाहे पशुओं को चराते थे। फसलों आदि की ढुलाई के लिए उन्होंने छकड़े बना लिए थे, जिनमें आरे वाले पहिए लगाए जाते थे ताकि वे उन्हें मरुस्थली, दलदली और पठारी भूमि पर आसानी से चला सकें। पशुपालन और कृषि के कारण मध्य एशिया के मानवों ने शाकाहारी संस्कृति को अपना लिया था। उनका भोजन कंदमूल, फल, दूध, शहद और जौ चावल आदि थे। ग्रीष्म ऋतु आने पर चरवाहे अपने बाल बच्चों के साथ मवेशियों को हाँकते हुए उत्तरी मध्य एशियाई भूभागों यानी कि साइबेरिया के वनों से लगी निचली भूमियों पर चले जाते थे और शीत ऋतु आने पर दक्षिणी मध्य एशियाई भूभागों में चले आते थे। वे या तो पहाड़ों में स्वतः बनी प्राकृतिक गुफाओं में ठहरते या फिर पशुओं की खालों से बनाए गए तंबू गाड़कर उनमें रहते। पुरातात्विक स्थलों से उनके द्वारा मिट्टी के बनाए गए मकान भी पाए गए हैं, जिन्हें लकड़ी और घास फूस से छाया जाता था। मध्य एशिया की कपा देने वाली ठंड से निजात पाने के लिए वे नित्य प्रातः छोटे छोटे गड्ढों में सूखी लकड़ियां चुनकर अलाव जलाया करते थे। आग को देर तक जलाए रखने के लिए वे उसमें गाय का घी डालते थे। यही अलाव परवर्ती काल में यज्ञ का प्रारंभ कहलाता है। मध्य एशिया में कृषि के अनुकूल ना तो पर्याप्त उर्वरा भूमि थी और ना ही अनुकूल पर्यावरण ही था, परंतु फिर भी जहाँ तहाँ जल स्रोतों के समीप मानवों ने खेती की। घुमक्कड़ चरवाहा परिवारों के कुछ सदस्यों ने कृषि के लिए घुमक्कड़ी जीवन का त्याज्य करके खेतों पर बसना शुरू कर दिया। इस प्रकार परिवार के सदस्यों में कार्य विभाजन से आहिस्ता आहिस्ता दो समुदाय अस्तित्व में आते गए, एक चरवाहा समुदाय और दूसरा कृषक समुदाय।
चरवाहों की कार्य विशेषज्ञता कृषकों की कार्य विशेषज्ञता से एकदम भिन्न और पृथक थी। चरवाहे घास की तलाश में अपने पशुओं के झुंड के पीछे पीछे इधर से उधर घूमते रहते थे। रात्रि में पशुओं के ठहरने और उनकी हिंसक जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए लकड़ी के बाड़े बनाते थे। उनकी आजीविका और अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन ही था। प्राकृतिक गुफाओं, तंबुओं और आसमान के नीचे रहना सोना चरवाहों के जीवन में स्थायित्व का जो निरंतर अभाव था, उससे किसी स्थायी सभ्यता के विकास की गुंजाइश नहीं थी। इसके विपरीत कृषकों के जीवन में दुर्लभ प्राप्त स्थायित्व आ चुका था और वे अपने खेतों पर अथवा उनके आसपास मिट्टी के मकान बनाकर रहने लगे थे। उनकी आजीविका और अर्थव्यवस्था कृषि उत्पादों पर निर्भर थी। यद्यपि उनके जीवन में भौतिक गत्यात्मकता तो चरवाहों जैसी नहीं थी, परंतु मानसिक गत्यात्मकता तो चरवाहों से कहीं अधिक थी। खेतों को जोत बहाकर बीज बोना, बीजों के अंकुरित होने पर खेतों की सिंचाई करना, फसल पक जाने पर उसे काटना, गहाना और छाजन आदि करना तथा अंत में घर में संग्रहित करना, उन दिनों एक वैज्ञानिक कार्य के सदृश था, जिसमें निरंतर व्यस्तता के साथ कृषि वैज्ञानिक अध्ययन और अनुभव जारी रहता था। दूध की आवश्यकता पूर्ति के लिए कृषक जन गायों को और सवारी एवं रथ संचालन के लिए अश्वों को पालते थे। अन्न संग्रह से वर्ष भर भोजन की चिंता से मुक्त होने के कारण कृषकों ने आपसी संबंधों और रिश्तों के निर्वाह में समय लगाया। शरीर को रोगों से मुक्त करने के लिए पेड़ पौधों से औषधियाँ अन्वेषित की तथा ब्रह्म आदि आध्यात्मिक चिंतन की ओर प्रवृत्त हुए। कहना ये है कि कृषकों ने भावी स्थायी सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मध्य एशिया में पाए गए पुरातात्विक स्थलों के विशद अध्ययन के आधार पर हम ईसा से लगभग 2500 वर्ष पहले के जिन चरवाहों और कृषकों की संस्कृतियों की चर्चा कर रहे हैं, उनका तत्कालीन कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है कि उन्हें किन किन जातीय नामों से पुकारा जाता था, परंतु विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद में उनके नामों के साक्ष्य मिलते हैं। गुर्जरों और जाटों के भारत भूमि पर आवर्जित होने के पश्चात ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व विरचित ऋग्वेद में चरवाहे को चर्षणी और कृषक को स्थान भेद से 3 ध्वनि रूपों या उच्चारणों में लिखा गया है: जरित, जरित्र और जरित्री। ऋग्वैदिक वैदक या वैद्य, शास्त्रधर्मी सैनिक एवं आध्यात्मिक चिंतन मनन करने वाले ऋषि मुनि जरित जाति समूह में ही समाहित किए गए हैं। जिन चर्षणियों ने केवल गायें चराई, उन्हें भारत में गोजर या गूजर कहा गया। जॉर्जिया में गोरजी, मध्य एशिया में गुशुर और अरबिया में खजर कहते हैं। कृषक को ऋग्वेद में कृष्टि भी लिखा गया है, किंतु कृष्टि केवल कृषक का पर्यायवाची मात्र है, जबकि जरित के गुण कर्म बहुत व्यापक हैं। भारतीय पुराणों में बिखरी कथा के ताने बाने जोड़ने पर ज्ञात होता है कि मध्य एशियाई चरवाहों में से जिन्होंने घुमंतु जीवन त्याग कर कृषि कार्य को अपनाया, उन्हें चरवाहों ने उस शब्द से संबोधित किया जिससे विकसित या अपभ्रंशित होकर ऋग्वैदिक काल में जरित शब्द बना। जरितों के वंशजों को आज जाट कहा जाता है। वैयाकरणिकों ने जरित की व्युत्पत्ति जर धातु से मानी है, जिसका अभिप्राय है प्रकृति की शक्तियों के उपभोगकर्ता, यानी भूमि से फसलें उगाने वाले,
प्रकृति से औषधियाँ प्राप्त करने वाले एवं प्रकृति के मूल तात्विक चिंतन से आध्यात्म का आविष्कार करने वाले, जो व्याकरणिक रीत से जानने वालों को जरित मानते हैं, वे ही जरितों को प्रकृति की रहस्यमयी शक्तियों के ज्ञाता और उपभोक्ता ही कहना चाहते हैं। जरितों के खेतों पर बस जाने के कारण चरवाहों ने उन्हें आर्य भी कहा, जिसका अभिप्राय है ठहर जाने वाले लोग। कालांतर में आर्यों की संतानों को आर्य कहा जाने लगा। इस प्रकार संसार में जरित या वर्तमान नाम जाट ही आर्य हैं और कोई भी नहीं। जरितों का सदाचरणी विकास होने पर आर्य शब्द श्रेष्ठता का बोधक हो गया है और आज कोई भी अपने आप को श्रेष्ठ कहने के लिए आर्य शब्द का प्रयोग कर सकता है। मित्रों, आज का वक्तव्य जिस विषय विशेष की पूर्व पीठिका है, उसे पुराणों और ईरानी प्राचीन ग्रंथ जैन अवेस्ता के प्रमाण से अगले वक्तव्य में प्रकट किया जाएगा। जो इस विषय के जिज्ञासु हैं, अगला वक्तव्य उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तब अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंच जाएगा। अगर ये वक्तव्य आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पूरा वीडियो सुनने देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।